फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम शिल्पा, योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एग्जाम, और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद शिल्प पर। सो फ्रेंड्स, अपने रेजोल्यूशन को एक बार फिर से पक्का करते हुए जो है हमारा नेट जेआरएफ जून 2022 पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ आज की क्लास को हम शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज का हमारा क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो और इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज का जिक्र ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। सो एवरी ईयर आपके एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है, ज़्यादा 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस टॉपिक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट। सो आज के लेक्चर को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, और मे बी आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें हम आज सारी ट्रेड थ्योरीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और अपने नोट्स बनाते जाइएगा साथ में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज होती क्या है, इनका मीनिंग, इनको समझना क्यों ज़रूरी है, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। So friend, international trade theories are simply different theories to explain international trade. ये theories हमें बताती हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम एरा में इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे किया जाता है। सो इंटरनेशनल ट्रेड में कोई भी देश हो, उसके अपने डिफरेंट कल्चर है, उसकी अपनी यूनिकनेस है, अपने कस्टम्स हैं, अपनी प्रेफरेंसेस हैं। सो इन सब को कैटर करते हुए इंटरनेशनल ट्रेड में कैसे आगे बढ़ना है, कोई देश किसी दूसरे देश के साथ इंटरनेशनल ट्रेड कैसे करता है, क्यों करता है, ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज से। सो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज 2 टाइप की है आपके पास। हमारे पास है ट्रेडिशनल थ्योरीज एज वेल एज मॉडर्न थ्योरीज। जो फ्रेंड्स आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी हैं, दीज वर डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिस्ट। ये इकोनॉमिस्ट ने डेवलप की हैं। दीज वर डेवलप्ड अराउंड 16th सेंचुरी। सो उस टाइम में क्या था, आपके इतना कंपटीशन नहीं था। सो इनका जो फोकस था मेनली, दैट फोकस वाज ऑन कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स। सो उन्हीं फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए इकोनॉमिस्ट ने ये थ्योरीज को डेवलप किया है। सो इसमें आपकी 4 थ्योरीज आती हैं: मर्केंटिलिज्म थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी और आपका फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। इसी तरह से फिर आपकी मॉडर्न थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आई, जिसमें बात की गई आपके, जिसको डेवलप किया है बिजनेस प्रोफेशनल्स ने। सो क्या हुआ, ग्रेजुअली कंपटीशन बढ़ने लगा, ग्लोबलाइजेशन वाज देयर, एमएनसी was there, so their focus shifted from country specific factors to firm specific factors। and इसमें हमारे पास 4 थ्योरीज आती हैं: कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, न्यू ट्रेड थ्योरी जिसको बोला जाता है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी, और आपका 4th वन इज नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी जिसको हम पोर्टर्स डायमंड थ्योरी भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इन 8 थ्योरीज के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ टेक योर नोटबुक्स एंड पेन एंड अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हमारे साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये थ्योरी समझने के लिए ईजी भी है, लेकिन इनमें से कितने भी बारीक क्वेश्चन बारीकी से पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज स्ट्रेट फॉरवर्ड भी पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें कहाँ क्या क्या नोट करना ज़रूरी। सबसे पहला पॉइंट, थ्योरीज को किसने दिया, हु गेव द थ्योरी। सेकेंड पॉइंट, थ्योरी का एसेंस क्या है, उस थ्योरी में बताया क्या गया है। थर्ड थिंग इज कि यह थ्योरी बाकी थ्योरीज के कंपैरिजन में डिफरेंट कैसे है उनसे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, अगर इसका कोई क्रिटिसिज्म किसी ने दिया है तो हमें उसके बारे में उसका डिटेल पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की पहली थ्योरी से। ट्रेडिशनल थ्योरी में जो आती है, जो है आपकी मर्केंटिलिज्म थ्योरी। सो इसके बारे में हम एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, मर्केंटिलिज्म थ्योरी है क्या। So this theory was developed around 1600 in England.
मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। फर्स्ट थ्योरी आपकी है मर्केंटिलिज्म, मर्केंटिलिज्म थ्योरी। सो फोकस ऑफ दिस थ्योरी वॉज, ये थ्योरी हमें क्या बताती है? दिस थ्योरी स्टेट दैट अ कंट्रीज वेल्थ वॉज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ इट्स होल्डिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. So the focus of the country was to accumulate more and more gold and silver. So they focused on more export and restricting the all import activities. मतलब क्या है इसका कि मर्केंटलिस्ट बिलीव करते थे कि जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर की होल्डिंग होगी वो उतनी ही रिच होगी, क्योंकि उस टाइम में हमारे बीच में ये 1600 के अराउंड डेवलप हुई है, 16th सेंचुरी में। तो वहाँ पे उस टाइम में मनी वॉज नॉट इन द सर्कुलेशन, वहाँ पे मनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी। तो जो भी लेन देन होता था आपका वो गोल्ड एंड सिल्वर की फॉर्म में होता था। सो द थिंग इज दैट कि सारी कंट्रीज सोचती थी कि दे शुड हैव अ ट्रेड सरप्लस. ट्रेड सरप्लस इज अ सिचुएशन वेयर वी हैव मोर एक्सपोर्ट देन इम्पोर्ट. तो सब कंट्रीज ये सिचुएशन को पाना चाहती थी, तो वो क्या करती थी? अपने एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज करती थी और इंपोर्ट पे वो रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी. सो द रिजल्ट वॉज कि उनके पास गोल्ड और सिल्वर की होल्डिंग ज़्यादा होती थी, उनका देश ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा रिच कहलाता था. इट वॉज द थिंकिंग ऑफ मर्केंटलिस्ट. उस टाइम के जो मर्केंटलिस्ट थे ये उनकी थिंकिंग थी. सो फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये थ्योरी को दिया किसने है. सो द आंसर फॉर दिस इज दैट नो सिंगल पर्सन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस थ्योरी. हम किसी सिंगल पर्सन को ये थ्योरी एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज उस टाइम में नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट वॉज देयर, लाइक एडम स्मिथ वॉज देयर, डेविड ह्यूम वॉज देयर एंड अदर इकोनॉमिस्ट. तो सबने मिलके अ स्ट्रीम ऑफ थ्योरी वॉज डेवलप एंड वन अमंग देम वॉज द मर्केंटलिस्ट थ्योरी. तो कोई भी सिंगल हम लोग पर्सन को, सिंगल इकोनॉमिस्ट को ये थ्योरी एट्रीब्यूट नहीं की गई है. एंड सेकेंड थिंग, इस थ्योरी में क्या बताया गया है? ट्रेड इज अ जीरो सम गेम. ट्रेड इज अ जीरो सम गेम. सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन दैट एक का फायदा तो दूसरे का घाटा. जीरो सम गेम मतलब एक का फायदा दूसरे का घाटा. यह थ्योरी बिलीव करती है इसमें. थर्ड थिंग इसमें आती है कि वन कंट्री इज बेनिफिटेड ऑन द कॉस्ट ऑफ अनदर कंट्री. सो इसी थ्योरी का, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. इसमें क्या क्या पॉइंट है? इसमें 3-4 पॉइंट है मेंशन करने के लिए. कब डेवलप हुई? 16th सेंचुरी में. कहाँ पे डेवलप हुई? इंग्लैंड में. एसेंस क्या है इसका? एसेंस है वेल्थ एक्यूमुलेशन इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर होल्डिंग, और ट्रेड इज अ जीरो सम गेम. ये इस थ्योरी ने प्रपोज किया है. सो इसका क्रिटिसिज्म दिया किसने? डेविड ह्यूम ने. क्रिटिसिज्म किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना. इसका क्रिटिसिज्म दिया डेविड ह्यूम ने, जिसको कहा जाता है ह्यूम्स प्राइस स्पेसी फ्लो मैकेनिज्म. इसको नाम दिया गया ह्यूम्स प्राइस स्पेसी फ्लो मैकेनिज्म. ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि इट्स नॉट फिजिबल फॉर एनी कंट्री, एनी इकोनॉमी टू बी इन सरप्लस फॉर ए लॉन्गर टाइम. इसका मतलब क्या है कि कोई भी नेशन, कोई भी इकोनॉमी बहुत लंबे टाइम तक सरप्लस में नहीं रह सकती. तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सपोज वी हैव 2 कंट्रीज, वन इज चाइना, अनदर इज इंडिया. चाइना के एक्सपोर्ट बहुत हैं और वाइल इंडिया के एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है. तो क्या होगा? चाइना के पास गोल्ड एंड सिल्वर के रिजर्व्स ज़्यादा होंगे, ऑब्वियसली इंडिया के पास रिजर्व्स कम होंगे. सो जिस कंट्री के पास गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स ज़्यादा होते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे मनी सप्लाई ज़्यादा होगी. तो मनी सप्लाई चाइना में ज़्यादा है. मनी सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? वहाँ पे प्राइजेस ज़्यादा होंगे, यानी कि वहाँ पे सामान महंगा होगा. सो ग्रेजुअली क्या होगा? अगर चाइना का सामान महंगा है तो चाइनीज़ प्रोडक्ट विल लूज देयर कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट. वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को खो देंगे एंड धीरे धीरे उनके एक्सपोर्ट कम होने लगेंगे. तो उनका रिजर्व जो अभी सरप्लस में था
वो डेफिसिट में जाने लगेगा। सो दिस इज द डेविड ह्यूम्स प्राइस स्पेसी फ्लो मैकेनिज्म, जो बताता है कि एक कंट्री फॉर एवर सरप्लस में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर आपके पास रिजर्व्स ज़्यादा हैं तो आपकी मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो आपकी कंट्री में प्राइजेस ज़्यादा होंगे और आप अपने इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस को खो देंगे। सो दिस इज़ द क्रिटिसिज्म जो हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ये किसका क्रिटिसिज्म है। दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी। सो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको फर्स्ट थ्योरी क्लियर हो गई होगी। नाउ कमिंग टू द सेकेंड थ्योरी जो है आपकी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। सेकेंड थ्योरी इज योर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। It was given by advantage theory. It was given by Adam Smith. Adam Smith आप सब जानते हैं कौन है, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने इस थ्योरी का जिक्र किया था इन 1776। 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी बुक पब्लिश किया वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें उन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का मेंशन किया था। तो ये थ्योरी क्या बोलती है? दिस थ्योरी फोकस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली देन अनदर कंट्री, यानी कि जो कंट्री एक गुड्स को या एक प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा एफिशिएंटली बना सकती है, एफिशिएंटली इन द टर्म ऑफ उसका लाइक फैक्टर कॉस्ट कम है उसकी, या फिर वो ज़्यादा स्पीडली उस प्रोडक्ट को बना सकती है, तो उसे उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए। सो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज यहाँ पे दो कंट्री है, एक यूएस है, एक इंडिया है, ठीक है। हम मान के चलते हैं एक वीक में दो प्रोडक्ट हैं, एक कार है, एक यहाँ पे हैंडलूम है। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, सो हम इसको समझने के लिए एक बार कंसीडर करते हैं। सो दो प्रोडक्ट हैं, एक वीक में यूएसए 5 कार को प्रोड्यूस कर सकता है, वाइल इंडिया 2 कार को प्रोड्यूस कर सकता है। इन द सिमिलर वे एक वीक में यूएसए 10 यूनिट ऑफ हैंडलूम प्रोड्यूस कर सकता है, वाइल इंडिया कैन प्रोड्यूस 40 यूनिट्स ऑफ हैंडलूम। सो हम देखेंगे कि यूएसए की जो यहाँ पे एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो है कार में, और इंडिया की एब्सोल्यूट एडवांटेज है यहाँ पे हैंडलूम में। So what does it mean? It means that USA should produce or should focus on the production of car, while India should focus on the production of handloom. So this is the absolute advantage theory का crux है। So अगर सभी कंट्री अपनी अपनी एफिशिएंसीज पे, अपने अपने स्पेशलाइजेशन पे फोकस करेंगी, तो वो ग्लोबल वर्ल्ड में, ग्लोबल ट्रेड में मोर एफिशिएंटली, मोर बोल सकते मोर इकोनॉमिकली वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगी, ट्रेड कर पाएंगी। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिसको दिया है आपको एडम स्मिथ ने। किस में दिया है? वेल्थ ऑफ नेशन, उनकी बुक पब्लिश हुई है 1776 में, 1776 में उनकी बुक पब्लिश हुई। उन्होंने इसमें मेंशन किया इस थ्योरी के बारे में, जो बोलती है कि हर एक कंट्री को अपने स्पेशलाइजेशन पे ही फोकस करना चाहिए। सो इन जस्ट लाइक यूएसए को कार बनाने पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और उनको कार का ही एक्सपोर्ट करना चाहिए, वाइल इंडिया को हैंडलूम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए। सो इट वाज एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। इसी का ही फिर एडवांस्ड वर्जन हमारे पास आया है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को दिया है डेविड रिकार्डो ने। इट वॉज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। अभी इकोनॉमिस्ट ने क्या सोचना शुरू किया? व्हाट इफ अगर एक कंट्री एक से ज़्यादा प्रोडक्ट को एब्सोल्यूटली एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब यूएसए कार्स को भी मैन्युफैक्चर कर सकता है एफिशिएंटली, यूएसए कंप्यूटर्स को भी मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो क्या करना चाहिए? तो कंट्री को उस प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए जो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा एफिशिएंटली
प्रोड्यूस कर सकती है. सो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट इफ अ कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द प्रोडक्ट्स and then it should produce and export that product in which it have absolute advantage, more absolute advantage comparatively. यानी कि दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में अगर आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज एक प्रोडक्ट में ज़्यादा है तो आपको उसी प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए. तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझ लेंगे. लाइक दो प्रोडक्ट हैं, दो कंट्री हैं. फिर से हम लेते हैं, एक कंट्री है इंडिया एंड द सेकेंड कंट्री इज ब्राज़ील. सो यहाँ पे हम दो प्रोडक्ट ले लेते हैं. जस्ट लाइक हम एक लेते हैं क्लॉथ एंड दूसरा हम ले लेते हैं वाइन. सो इंडिया कैन प्रोड्यूस 70 यूनिट ऑफ क्लॉथ, हम कहेंगे इसको 80 यूनिट ऑफ क्लॉथ, while it can produce 100 unit, and while India can produce 40 unit of wine and Brazil can produce 80 unit of wine. हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं, ये सेम नंबर ऑफ टाइम आवर्स में सेम नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हम देखते हैं कि ब्राज़ील के पास दोनों ही प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, यानी कि क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में भी एज वेल एज वाइन प्रोडक्शन में भी. तो ब्राज़ील को अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, इतने रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केयर. तो उसे चूज करना है वो किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे. ऑल्दो ही इज द कंट्री इज हैविंग एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द प्रोडक्ट्स. नाउ हम कंपैरेटिवली देखेंगे. अगर हम क्लॉथ की बात करें तो इसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है 1.2 रेशो का, और वाइन की हम बात करें तो इसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है ब्राज़ील के पास 2 times. So it's 2 times more efficient than India in production of wine. So the Brazil should go with production of wine while India should go with the production of cloth. सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर एक किसी कंट्री के पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज है प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको उन प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करना चाहिए जिनके लिए उसके पास दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में ज़्यादा एडवांटेज है. क्लियर होगा आपको ये पॉइंट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. फोर्थ थ्योरी ऑफ ट्रेडिशनल. फोर्थ थ्योरी है आपकी फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी. फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी जिसको दिया है आपके हिक्सर और ऑलिन ने. तो इसको हम अक्सर बोलते हैं हिक्सर एंड ऑलिन थ्योरी. हिक्सर एंड ऑलिन थ्योरी जिसे दिया है आपकी एली हिक्सर एंड बर्टिल ऑलिन ने. सो ये थ्योरी का बेसिक प्रेमाइसिस क्या है. अब तक हम फोकस कर रहे थे हमारे एब्सोल्यूट एडवांटेज पे, कंपैरेटिव एडवांटेज पे, कि हम कितने एफिशिएंटली किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसको हमें कितना उसको एफिशिएंटली हम उसका प्रोडक्शन करके उसका एक्सपोर्ट करना चाहिए. वाइल दिस थ्योरी फोकस्ड ऑन द फैक्टर्स दैट अ कंट्री इज रिच इन, यानी कि इन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस किया कि हर एक कंट्री में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग अमाउंट में अवेलेबल है. लाइक अगर कोई कंट्री हम कहेंगे अभी इंडिया है, इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज में अगर रिच है, तो हम देखेंगे कि अमेरिका के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है. इसी तरह से किसी और कंट्री में हो सकता है वहाँ पे कैपिटल सस्ती है. कैपिटल सस्ती इन द सेंस वहाँ पे आपको मनी इजी टर्म्स पे एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल है. तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे कि कंट्री में फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स एबुडेंस में अवेलेबल हैं, एंड यू विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट दोज प्रोडक्ट ओनली दैट मेक यूज ऑफ द फैक्टर विच आर अवेलेबल इन द एबुडेंस. और आप उन चीज़ों का इंपोर्ट करेंगे जिनको प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास आइदर रिसोर्सेज लिमिटेड है या बहुत स्केयर है. सो ये है हिक्सर-ऑलिन थ्योरी का क्रक्स आपके सामने. तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी का, इसको बोलते हैं आप लियोन्टिफ पैराडॉक्स.
लियोन्टिफ पैराडॉक्स। लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या बोलता है, ये किसने दिया है? दिस इज गिवन बाय वेस्ली लियोन्टिफ ने इसको दिया है। ये क्या बोलते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंट्री जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में रिच है उसको उसका प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करना चाहिए, वाइल जो उसके पास कम है उसको इंपोर्ट करना चाहिए उस कंट्री को। लेकिन व्हाट ही ऑब्जर्व दैट व्हाट वाज हैपनिंग इन यूएसए वाज रिवर्स ऑफ दिस। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, यूएसए क्या है, यूएसए इज अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री, और इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि लेबर इंटेंसिव गुड्स की वहाँ पे कमी है, तो उसे कैपिटल इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करना चाहिए और लेबर इंटेंसिव गुड को इंपोर्ट करना चाहिए। लेकिन व्हाट वाज हैपनिंग इन द यूएसए वाज एक्सपोर्टिंग द लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड वाज इंपोर्टिंग द कैपिटल इंटेंसिव गुड। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि दैट टाइम देयर वाज innovations was taking place in the USA and innovations require capital as well as machinery. So therefore इस theory के like contradictory जाकर USA capital intensive goods को import कर रहा था। So this is the criticism of factor proportional theory, और हम बोलेंगे Heckscher-Ohlin theory. So friends, I hope यहाँ तक आपको ये चारों theories clear हो गई होंगी. These are traditional theory which was given by economics, which focused on the country specific factors. तो अब हम डिस्कस करेंगे आपकी मॉडर्न थ्योरीज के बारे में. There are 4 modern theories. First one is your country similarity theory. First modern theory is your country similarity theory. So country similarity theory was given by the Stephen Linder in 1960. यह 61 सॉरी, यह थ्योरी हमें क्या बता रही है कि इसमें बताया गया है कि जो कंट्रीज आपस में इन द टर्म ऑफ जीडीपी, इन द टर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम, इन द टर्म ऑफ देयर इकोनॉमिक साइकिल, इन द टर्म ऑफ देयर प्रेफरेंसेस, इन द टर्म ऑफ देयर कस्टम सेम है, उनको इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड में डील करना चाहिए. मतलब एक एग्जांपल हम इसका लेते हैं. 2 कंट्री हैं, यहाँ पे एक कंट्री है आपकी यूएसए और दूसरी कंट्री है जापान. आप देखेंगे कि दोनों ही कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, तो इनको ट्रेड कैसे लेना चाहिए, करना चाहिए, इनको इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड करना चाहिए, यानी कि सिमिलर इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों का इनको एक्सचेंज करना चाहिए. सपोज यहाँ पे हम एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं. फोर्ड इज द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऑफ यूएसए एंड टोयोटा इज द कंपनी ऑफ जापान. तो यहाँ पे क्या करेगा, यूएसए फोर्ड का एक्सपोर्ट करेगा जापान को और जापान टोयोटा का एक्सपोर्ट करेगा यूएसए को. क्यों ऐसा? क्योंकि बोथ द कंट्रीज आर सिमिलर इन द टर्म ऑफ द इकोनॉमिक एज वेल एज देयर पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस. तो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में सिमिलरिटीज है, देयरफॉर दे वुड इन्वॉल्व इन द इंट्रा इंडस्ट्रीज ट्रेड. यह ऐसा क्यों होता है? सो फ्रेंड्स, जब भी कोई कंट्री प्रोडक्शन करती है तो वो अपनी लोकल कस्टमर्स के टेस्ट प्रेफरेंस को, अपने लोकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए करती है, और जब वहाँ की डिमांड फुलफिल हो जाती है तो वो अपने सरप्लस को फिर ऐसी ही कंट्री में एक्सपोर्ट करती है जहाँ पे उसके जैसी ही कंडीशन प्रिवेलिंग हो, जिससे वो इजीली अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल कर पाए. सो इन द सिमिलर वे एक आता है कि जब कंट्री सिमिलर नहीं है, लाइक उन दोनों की कंडीशन अलग अलग है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यूएसए एंड इंडिया. वी ऑल नो दैट यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री वाइल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. तो दोनों की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होंगी. तो इनको अब क्या करना चाहिए, इनको इंटर इंडस्ट्री ट्रेड में इन्वॉल्व होना चाहिए. इंटर इंडस्ट्री ट्रेड का मतलब क्या है, हम एक बार समझ लेते हैं. इंटर इंडस्ट्रीज इज यूएसए के पास है, आपके पास सपोज कंप्यूटर्स, यानी कि कोई भी टेक ओरिएंटेड प्रोडक्ट, एंड इंडिया के पास है कॉटन. सो इंडिया इज रिच इन प्रोड्यूसिंग द कॉटन एंड ऑल द फार्मिंग प्रोडक्ट्स. सो इंडिया क्या करेगा, अभी कॉटन को यूएसए को एक्सपोर्ट करेगा और यूएसए कंप्यूटर्स को इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा. यानी कि एक कंप्यूटर है,
दूसरा फार्मिंग और एग्रो इंडस्ट्री है. सो दे आर इन लाइक इन्वॉल्विंग इन द टू डिफरेंट इंडस्ट्री. सो जब कंट्रीज़ की कंडीशन सेम होती है तो दे इन्वॉल्व इन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, और जब कंट्रीज़ की कंडीशंस डिफरेंट होती है, उनके बीच में सिमिलरिटीज़ नहीं होती हैं, तो दे इन्वॉल्व इन द इंटर इंडस्ट्री ट्रेड. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ योर कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट कम्स योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी. Second modern theory is your product life cycle theory. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी दी है आपकी रेमंड वार्नर ने. हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, आपकी लाइफ साइकिल थ्योरी दी है रेमंड वार्नर ने इन अराउंड 1960 टू 70s के बीच में. एग्जैक्ट ईयर इसका मेंशन नहीं है और ना ही आपसे बहुत डिटेल में इसके बारे में पूछा जाता है. आपको पता होना चाहिए कि ये किसने दी है. ये दी है रेमंड वार्नर ने. इस थ्योरी में क्या बोला गया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इस टर्म को आपने मार्केटिंग में भी सुना होगा. एक प्रोडक्ट जब डेवलप होता है तो ये वाला डायग्राम हम में से मोस्ट ऑफ द सबको पता है. ये आपका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल की स्टेज है. पहले आपका इंट्रोडक्शन है, फिर ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, एंड देन डिक्लाइनिंग है. दिस इज द बेसिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज. इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि जैसे जैसे एक प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेजेस से निकलता है, उसका लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता रहता है. और दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द पायनियर कंट्री, जो कि पहली स्टेज में नेट एक्सपोर्टर होती है, वो उसकी थर्ड स्टेज में जाके और लास्ट स्टेज में जाके उसकी नेट इंपोर्टर बन जाती है. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी. इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में आपकी 3 स्टेज हैं. फर्स्ट स्टेज इज योर लाइक इन्वेंशन है कोई भी, या उसका स्टार्टअप है वो. सेकेंड स्टेज है आपकी मैच्योरिटी स्टेज, एंड द थर्ड स्टेज इज योर स्टैंडर्डाइज स्टेज. थोड़ा सा इसमें ये डिफरेंस है. थर्ड स्टेज इज योर स्टैंडर्डाइज स्टेज. जब आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव स्टेज में होता है या स्टार्टअप स्टेज में होता है, उसकी इन्वेंशन हुई है, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो जो कंट्री, उसको जो पायनियर कंट्री है जिसने उसको स्टार्ट किया है, ही इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट सिर्फ उसी कंट्री में प्रोड्यूस होता है. इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक पीसीज है. पीसी पर्सनल कंप्यूटर, इट वॉज स्टार्टेड बाय द यूएसए. तो इसका जो प्रोडक्शन है इनिशियली सिर्फ यूएसए में ही होता था. देन द प्रोडक्ट एंटर इनटू द सेकेंड स्टेज, दैट इज मैच्योरिटी स्टेज. यहाँ पे क्या होता है, अभी डिफरेंट कंट्रीज़ में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगती है, और जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड अलग अलग कंट्रीज़ में बढ़ने लगती है तो द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट्स लाइक गेटिंग शिफ्टेड इनटू द डेवलप्ड कंट्रीज. तो यहाँ पे क्या करेगा यूएसए, अभी दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ में थ्रू एफडीआई वहाँ पे वो एंटर करने लगता है, यानी कि वो अपनी ब्रांचेस वहाँ पे ओपन करने लगता है और अपना प्रोडक्शन को डेवलप्ड कंट्रीज़ में स्टार्ट कर देता है. और यहाँ पे क्या है, आपका प्रोडक्ट नया है, सो देयर इज़ नो प्राइस विपन. लाइक प्राइस इज़ नॉट अ विपन. कंपटीशन के लिए प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो आप उसके लिए कुछ भी चार्ज कर सकते हैं. बट जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज स्टेज में एंटर होता है, दिस इज द थर्ड स्टेज, यानी कि आपका प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हो जाता है, सब जगह पे उसकी डिमांड होने लगती है और बहुत सारी कंपनीज उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने लगती हैं. तो अब क्या होगा, नाउ प्राइस बिकम ए कॉम्पिटिटिव वेपन, यानी कि जिसका प्रोडक्ट जितना चीपर होगा उतना उसकी डिमांड ज़्यादा होगी. तो अब यूएसए क्या करेगा, अब यूएसए अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ में शिफ्ट कर देगा उसका प्रोडक्शन, जहाँ पे उसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सस्ते पड़ेंगे. और जो यूएसए वॉज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ दैट प्रोडक्ट, वो अब धीरे धीरे उसका नेट इम्पोर्टर बनने लगता है. सो इट वॉज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, जिसमें हमने देखा कि किसने दिया, इसको रेमंड वार्नर ने दिया है. इसी में क्या बताते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेज में एंटर करता है, उसका प्लेस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होने लगता है. जो कंट्री एक टाइम पे उसकी नेट एक्सपोर्टर थी, वो अगले स्टेज में उसकी नेट इम्पोर्टर बनने लगती है. सो दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी. नेक्स्ट कम्स योर थर्ड थ्योरी, आती है आपकी न्यू ट्रेड थ्योरी.
थर्ड थ्योरी इज योर न्यू ट्रेड थ्योरी। न्यू ट्रेड थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवलरी और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक राइवल थ्योरी जिसको बोलते हैं, जिसको दिया है आपको पॉल क्रूगमैन एंड एल लैनकास्टर ने, के लैनकास्टर ने इस थ्योरी को दिया है इन 1980s। सो अब क्या हुआ फ्रेंड, 1980s तक आते आते बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने लग गया। एमएनसी वॉज देयर, ग्लोबलाइजेशन वॉज एट पीक। तो क्या हुआ, फर्म्स को अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डेवलप करना ज़रूरी हो गया कि अगर आपको इंटरनेशनली बिजनेस करना है, सो इट इज़ नेसेसरी कि आपकी कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मीनिंग क्या है। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज योर यूनिक, योर स्पेशलिटी, योर यूनिक पॉइंट दैट इज डिफिकल्ट टू कॉपी फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, जिसको कॉपी करना आपके कॉम्पिटिटर के लिए बहुत मुश्किल है। दैट इज़ योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में बने रहना है, सो यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहाँ पे किन किन तरीक़ों से गेन की जा सकती है। सो इस थ्योरी में बताया गया है देयर आर 3 वेज। फर्स्ट वन इज योर फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकेंड इज योर इकोनॉमीज ऑफ स्केल and third is your product differentiation। एक एक करके हम इनके बारे में समझेंगे अभी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि आप कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, आप कोई चीज़ पहली बार लेके आ रहे हैं। सो जब आप पहली बार उस चीज़ को लेके आते हैं तो देयर इज़ नो प्राइस कंपटीशन, आपका प्राइस के साथ कोई कंपटीशन नहीं होता, बिकॉज यू आर coming up with the innovative product, you are coming with the new product। so आप उस चीज़ को as a competitive advantage यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, इसका एक बार मीनिंग समझ लेते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज दैट हम जब बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम होने लगती है और हमारे प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में कम होता है। तो हम अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अपने प्रोडक्ट को कम रेंज में अवेलेबल करवा सकते हैं, कम प्राइस पे अवेलेबल करवा सकते हैं। और दिस इज अ सिंपल फंडा, जिसका प्राइस कम होगा उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। थर्ड इज योर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या बताता है कि आप अपने प्रोडक्ट में कुछ यूएसपी डेवलप कर सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है। उससे क्या होगा, वो आपके लिए एज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज काम करेगी, जिसके लिए इट विल वर्क एज अ बैरियर ऑफ एंट्री टू द मार्केट और टू योर इंडस्ट्री। सो आप अपने प्रोडक्ट को इधर डिफ्रेंशिएट कीजिए और इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू उसकी कॉस्ट को कम कीजिए, या फिर बहुत कुछ नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आइए सो दैट आपको कॉपी करना किसी के लिए बहुत ईजी नहीं होगा। देयर वुड बी अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन योर मार्केट और इन योर इंडस्ट्री फॉर योर कॉम्पिटिटिव फर्म। सो इट वॉज ऑल अबाउट द न्यू ट्रेड थ्योरी। लास्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी फोर्थ थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी, जो है आपका नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और इसको बोलते हैं पॉर्टर डायमंड मॉडल। नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बार बार यूजीसी के द्वारा ये पूछा जाता है एग्जाम में। सो इस थ्योरी को प्लीज ध्यान से समझिएगा। इसको ही बोला जाता है पोर्टर्स डायमंड थ्योरी। पोर्टर डायमंड थ्योरी, इट वॉज गिवन बाय माइकल पोर्टर इन 1990s। 1990 में माइकल पोर्टर ने ये थ्योरी को दिया था। सो इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो किसी भी नेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। सो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट दिस ब्रॉड एट्रीब्यूट ऑफ एन इकोनॉमी आर सेट टू फॉर्म ए डायमंड। ये जो पैरामीटर्स हैं ये एक डायमंड का फॉर्म ले लेते हैं। एंड अ कंट्री शुड एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम दैट सेक्टर और दैट सेगमेंट
वेयर दिस डायमंड इज मोस्ट फेवरेबल। सो हम समझेंगे ये डायमंड कैसे बनता है। सो बेसिकली देयर आर 4 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज योर फैक्टर कंडीशन। मैं एक बार ये आपका डायमंड बना लेती हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे। सेकेंड फैक्टर इज योर डिमांड कंडीशन एंड थर्ड फैक्टर इज योर सपोर्ट और रिलेटेड इंडस्ट्री and fourth is your SSR. This is structure, strategy and rivalry among firms. So this form a diamond like this. सो सबसे पहला फैक्टर हम डिस्कस करते हैं फैक्टर कंडीशन। मतलब किसी भी देश की अपनी फैक्टर कंडीशन हो सकती है। इट कैन बी बेसिक, इट कैन बी एडवांस। सो बेसिक कंडीशन कौन सी है इसमें आपके देश में लैंड हो सकती है, इसके देश में आपकी सॉइल हो सकती है, क्लाइमेट हो सकता है, जो नेचुरल फैक्टर्स है। सो जिस देश में जो नेचुरल फैक्टर अबंडेंट में है, लाइक किसी देश में सॉइल बहुत अच्छा है तो वहाँ पे जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत डेवलप होंगी। किसी देश में क्लाइमेट बहुत अच्छा है तो वहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी डेवलप हो सकती है। इसी तरह से आपका आता है सेकंड एडवांस्ड फैक्टर। एडवांस्ड फैक्टर वो फैक्टर है जिनको डेवलप किया जा सकता है, यानी कि ये आपके हो सकते हैं टेक्नोलॉजी, ये आपकी हो सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर आपका हो सकता है, इस तरह से जो स्किल्ड लेबर आपका हो सकता है। जो फैक्टर जिनको बाय द टाइम हम लोग डेवलप कर सकते हैं वो उस कंट्री के एडवांस्ड फैक्टर होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, बट बेसिकली आई वांट कि आप पहले इनके मीनिंग को समझ लें। सेकेंड इज योर डिमांड कंडीशन। किस देश में किस तरह की, किस इकोनॉमीज में किस टाइप के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, दैट इज योर डिमांड कंडीशन। थर्ड इज योर सपोर्टेड एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज। सपोर्टेड एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, आप कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे स्पेयर्स टूल्स आपको चाहिए उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज वहाँ पे कितनी प्रिवेलिंग है। और नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी और राइवलरी अमंग फर्म। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं SSR, याद रखने के लिए। तो जो आपकी फर्म के बीच में राइवलरीज है वो कितनी है, उससे आपको पता चलता है कि कितने एफिशिएंट है उस कंट्री की फर्म। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं। लाइक जापान इज़ अ कंट्री जिन्होंने अपने एडवांस्ड फैक्टर्स पे काम किया, जिन्होंने अपने आप को एज अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंट्री बनाया। तो आप जब भी कैमराज की बात करते हैं, चाहे वो निकॉन है, चाहे वो कैनन है, चाहे वो सोनी है, सो दे ऑल बिलोंग टू जापान। तो इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो जापान ने क्या किया, अपने एडवांस्ड फैक्टर पे यहाँ पे काम किया और उन्होंने अपनी डिमांड को एनालाइज किया। सो जापान में जो डिमांड है दैट इज़ फॉर द हाई सोफिस्टिकेटेड टेक एंड प्रोडक्ट की वहाँ पे डिमांड है। सो जापान लेके आए कैमरा को। सो जो आपका कैनन है, सोनी है और निकॉन है, दिस ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ जापान। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया अपने स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी और राइवलरी अमंग द फर्म। तो वहाँ पे बहुत सारी फर्म इस फील्ड में काम कर रही हैं जिसकी वजह से एक फर्म को कंपटीशन मिल रहा है एंड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर एफिशिएंट। एंड द फोर्थ फैक्टर उनका था सपोर्टेड एंड रिलेटेड इंडस्ट्री। वहाँ पे क्या था, ऑप्टिक्स इंडस्ट्री, जो चिप इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश थी, जिसकी वजह से जापान को इसके कैमरा के फील्ड में काम करने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा दो एक्सट्रानियस फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं। वो एक्सट्रानियस फैक्टर हैं आपका, फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सेकेंड वन इज़ चांस को हम बोलते हैं टाइमिंग भी। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको वहाँ की गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तो ऑब्वियसली दैट इंडस्ट्री विल फ्लोरिश।
और इन द सिमिलर वे अगर वो गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री के या उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट है तो आप वहाँ पे उस प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज चांस। चांस क्या है? टाइमिंग। अभी टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। दिस इज़ द कोविड टाइम अभी चल रहा है और फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इस टाइम में जो इंडस्ट्रीज़, जो फर्म्स ऑलरेडी सैनिटाइज़र के बिज़नेस में, प्रोडक्शन में थी, या फिर जो मास्क बनाने के बिज़नेस में, या फिर जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाने के फील्ड में ऑलरेडी थी, उन फर्म्स ने बहुत अच्छा ग्रो किया है। सो दिस इज़ द टाइमिंग, दिस इज द चांस कि बाय चांस की बात है कि कोविड आया और उन इंडस्ट्री के उन प्रोडक्ट को ज़्यादा पॉपुलर होने का चांस मिला। सो दीज ऑल आर 4 बेसिक फैक्टर्स एंड 2 एक्सट्रानियस फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं एक नेशन की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। इनको बोलते हैं हम पोर्टर्स डायमंड थ्योरी। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के लेक्चर में ये 8 थ्योरीज आपको क्लियर हो गई होंगी और कहीं पे अगर आपको कुछ डाउट भी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इन थ्योरीज़ को आपके लिए मैंने एकदम ईजी से ईजी लैंग्वेज में, ईजी से ईजी कंसेप्ट में कन्वर्ट करके और विद एग्जांपल्स आपको समझाने की कोशिश की है फ्रेंड। सो आपको अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और अगर आपको पसंद आया है चैनल तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके दूसरे अपने फ्रेंड्स से भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा। प्लीज़ सपोर्ट अस काइंडली। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।